Hello everyone. Let's start our today's discussion. I hope you all remember that in previous class हमने एडवांस टैक्सेशन के कोर्स से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करी थी। इन द ओरिएंटेशन क्लास हमने ये डिस्कस किया that why advanced tax should be opted in optional exams. इसके अलावा हमने स्टडी अप्रोच पर, पेपर स्ट्रक्चर पर, कोर्स के कंटेंट पर, इन तमाम इश्यूज पर हमने डिस्कशन करी। फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन। आप तमाम लोगों की कंसंट्रेशन और पेशेंस रिक्वायर्ड होगी ताकि आपको एक एक इशू क्लियरली समझ आ जाए। नाउ बेटा, जब हम इंडिविजुअल्स बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन पर बात करते हैं तो यूके टैक्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स की इनकम को तीन हेड्स में डिवाइड किया जाता है। नॉन सेविंग इनकम, जो कि एक नॉर्मल इनकम का है, सेविंग इनकम जो कि इंटरेस्ट इनकम है, एंड डिविडेंड इनकम जो हमें कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। बेटा, इन तीनों हेड्स के जो टैक्स रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए हम इनकम को तीन हेड्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके बेटा, गौर से सुनिएगा, मैं तमाम कंटेंट लिखता जाऊंगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप लोग ये पीडीएफ फाइल्स जो मैं क्लास के बाद अपलोड करूंगा उन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, सो वॉट एवर सूट्स यू दैट इज एक्सेप्टेबल। नाउ बेटा, incomes earned by individuals are divided in three heads. बेटा देखें, यूके टैक्स के पर्सपेक्टिव से इंडिविजुअल्स जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उसे तीन हेड्स में डिवाइड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि तीनों हेड्स के जो टैक्स रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। बेटा, पहला हेड है जिसे हम कहते हैं नॉन सेविंग इनकम। बेटा, ये हमारा नॉर्मल इनकम का हेड है। इसमें हमारी इंप्लॉयमेंट इनकम आती है, अगर हम जॉब करके इनकम अर्न कर रहे हैं। ट्रेडिंग इनकम आती है, अगर हम बिजनेस करके इनकम अर्न कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, अगर हम रेंटल से इनकम अर्न कर रहे हैं। जितनी भी नॉर्मल इनकम्स हैं वो सब नॉन सेविंग इनकम में आती हैं। तो सर, इसके अलावा और कौन सी इनकम्स हैं? एक हेड है सेविंग इनकम। बेटा, इसमें हमारी इंटरेस्ट इनकम आती है। एंड द थर्ड हेड इज डिविडेंड इनकम, अगर हमें कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है। ओके, सो इंडिविजुअल्स जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उसे तीन हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। नॉन सेविंग इनकम जो कि एक नॉर्मल इनकम का हेड है, इसमें तमाम इनकम्स आ जाती हैं एक्सेप्ट सेविंग इनकम जो कि इंटरेस्ट इनकम है, एंड डिविडेंड इनकम, क्योंकि इन दोनों के रेट्स अलग हैं, इनका हेड डिफरेंट है। ओके, अब देखिएगा बेटा, एक इंडिविजुअल का इनकम टैक्स रिटर्न हमें किस तरह से नजर आता। देखिए बेटा, इन अ पर्टिकुलर ईयर इंडिविजुअल ने जो भी इनकम अर्न करी होती है उसे हम तीन हेड्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हेड है नॉन सेविंग, बेटा एक हेड है सेविंग, और एक हेड है हमारे पास डिविडेंड। हम इनकम्स को तीन हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर आप इंप्लॉयमेंट इनकम अर्न कर रहे हो तो उसे हम नॉन सेविंग इनकम के हेड में क्लासिफाई करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग इनकम अर्न कर रहे हो, लाइक आपके पास कोई बिजनेस इनकम आ रही है, तो उसे भी हम नॉन सेविंग इनकम के हेड में क्लासिफाई करेंगे। अगर आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो, लाइक आप प्रॉपर्टी इनकम अर्न कर रहे हो, तो उसे भी हम नॉन सेविंग इनकम के हेड में क्लासिफाई करेंगे। अगर आपके पास पेंशन इनकम आ रही है, लाइक आपने पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो भी नॉन सेविंग इनकम के हेड में आ रही है। बेसिकली ऑल इनकम्स
एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम, वो नॉन सेविंग के हेड में आ जाता, यानी नॉर्मल इनकम के हेड में आ जाता। एक इनकम होती है जिसे हम कहते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनकम। बेटा इन तमाम इनकम्स पर बहुत डिटेल डिस्कशन होगी। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं, इस पर आज ही की क्लास में बहुत डिटेल डिस्कशन होगी कि ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो लोगों से पैसा रेस करके रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनसे जो हमें डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं वो नॉन सेविंग इनकम में जाते हैं, बिकॉज दे आर लाइक प्रॉपर्टी इनकम, क्योंकि ये रियल स्टेट से अर्न किए हुए होते हैं। एक एक इनकम पर बहुत डिटेल डिस्कशन होगी, तो परेशान नहीं होना है, पेशेंस और कंसंट्रेशन के साथ बात सुननी है। इसी तरह बेटा हमारे पास एक इनकम होती है जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट इनकम। अगर आप किसी ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हैं तो वो नॉन सेविंग इनकम भी हो सकती है और वो डिविडेंड इनकम भी हो सकती है। बेटा इसके भी रूल्स पर डिस्कशन होगी, ट्रस्ट की क्लासिफिकेशन क्या होती है, इन तमाम इश्यूज पर डिबेट रहेगी। इसके अलावा बेटा हमारे पास इंटरेस्ट इनकम होती है जो कि सेविंग इनकम की कैटेगरी में जाएगी। एंड देन वी कैन हैव डिविडेंड इनकम जो कि डिविडेंड के हेड में जाती है। ओके, तो बेटा इस तरह से एक इंडिविजुअल्स जो भी इनकम अर्न कर रहा होता है उसे हम तीन हेड्स में क्या कर देते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके बेटा, देखिए मैं रिपीट करता हूं, पेशेंस के साथ बात सुननी है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। देखिए एक नया कोर्स है, नया चैप्टर है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ फ्लो में आने में, बट मैं एक एक चीज को रिपीट करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको सब कुछ विद पैसेज ऑफ टाइम क्लियर हो जाए। स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप एट एनी टाइम मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, बट अभी के लिए पेशेंस और कंसंट्रेशन से सुन। देखिए यूके के अंदर एक इंडिविजुअल जो भी इनकम अर्न करता है उसे हम तीन हेड्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बेटा इन तीनों हेड्स के टैक्स रेट डिफर करते हैं। नॉन सेविंग इनकम जिसे हम नॉर्मल इनकम का हेड बोलते हैं, कि तमाम इनकम नॉन सेविंग के हेड में आ जाती है, एक्सेप्ट सेविंग इनकम जो कि इंटरेस्ट इनकम है, एंड डिविडेंड इनकम जो हमें कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है। बेटा जब हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं तो हमने इनकम्स को तीन हेड्स में डिवाइड कर दिया, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड। बेटा ये एक एक इनकम जो मैंने यहां लिखी ना, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी, पेंशन, ये बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी बेटा। ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं हमारे कोर्स में। अगर मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर दिखाऊं ना बेटा, तो देखो पेंशन इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, ये पूरे पूरे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, तो परेशान नहीं होना, एक एक चीज की डिटेल में जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक रिटर्न इलस्ट्रेट करवा रहा हूं ताकि आपको टैक्स रेट्स पता चल जाए। फिर जब हम एक एक इनकम की डिटेल में जाएंगे तो आपको पता हो कि किस पर क्या रेट लगता है। ओके, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस पर भी बात होगी, ट्रस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। ट्रस्ट इनकम नॉन सेविंग और डिविडेंड दोनों में क्लासिफाई होती है, इसके रूल्स होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। बेटा वंस वी अराइव एट द टोटल इनकम, तो हर इंसान को एक पर्सनल अलाउंस अवेलेबल होता है। बेटा उसका अमाउंट है 12570, 12,570। बेटा ये पर्सनल अलाउंस आपकी टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाता है। ऐसा समझिए कि इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, इसे हम सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम से डिडक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नॉन सेविंग इनकम ना हो, यानी इन अ पर्टिकुलर ईयर हमारे पास नॉन सेविंग इनकम ना हो,
तो हम सेविंग इनकम या डिविडेंड इनकम से भी डिडक्ट कर सकते हैं, बट टोटल अमाउंट इज 12,570। ओके। अब सर नॉन सेविंग से पहले क्यों करते हैं, इस पर भी डिस्कशन होगी, क्योंकि नॉन सेविंग इनकम का टैक्स रेट सबसे ज्यादा हो, तो हम सबसे पहले इसको हिट करना कोई कोशिश करते हैं, क्या इस इनकम को कम कर दें। लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग, इसकी पूरी डिस्कशन इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है बेटा। देन वी अराइव एट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनकम। बेटा टैक्सेबल इनकम वो वैल्यू होती है जिस पर हम अपना टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, हमारे पास टैक्सेबल इनकम की वैल्यू आ जाती है। ओके। और सर टैक्स रेट्स क्या होते हैं, बेटा हम सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम पढ़ रहे हैं, फिर हम सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम, इन सब पर आहिस्ता आहिस्ता करके जाएंगे। बेटा अगर आपकी इनकम 37,700 तक है, इसे हम कहते हैं बेसिक रेट बैंड। बेटा इसे हम कहते हैं बेसिक रेट बैंड, तो आपका टैक्स रेट होता है 20%। अगर आप 37,700 से ज्यादा अर्न कर रहे हो, तो बेटा जो एक्सेस है उसे हम कहते हैं कि ये हायर रेट बैंड में लाई कर। बेटा इसका टैक्स रेट होता है 40%। और अगर आप 150,000 से भी ज्यादा अर्न कर रहे हो, तो फिर हम कहते हैं कि आप लाई कर रहे हो एडिशनल रेट बैंड में, और बेटा इसका रेट होता है 45%। ओके। ये नॉन सेविंग इनकम की बात है। तो सर सेविंग और डिविडेंड का क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक कर कर आगे बढ़ेंगे, जल्दी नहीं करनी है। ओके। बहुत स्लो स्लो करके पढ़ना, क्योंकि देखिए आप में से मेजॉरिटी बच्चे बेसिक टैक्स भूल गए हैं, तो स्लो स्लो करके डेवलप करेंगे, हर स्टेप पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। बेटा जब हम इंडिविजुअल्स का बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न देखते हैं, तो इंडिविजुअल्स की इनकम को तीन हेड में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हेड है नॉन सेविंग, जो कि नॉर्मल इनकम्स है, तमाम इनकम्स एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम सब नॉन सेविंग की कैटेगरी में आएगा। सेविंग इनकम जो कि इंटरेस्ट इनकम है, और डिविडेंड इनकम जो हमें कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है, सबको ऐड कर लेंगे, टोटल इनकम आ जाएगी। पर्सनल अलाउंस समझने आपकी इनकम का एक पोर्शन माफ हो जाता है, 12,570 माफ हो गए पर्सनल अलाउंस, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्स रेट्स 37,700 तक रेट इज 20%, फिर 150,000 तक रेट इज 40%, 150,000 के ऊपर रेट इज 45%। सर ये कैसे कैलकुलेट होगा, बैंड कैसे यूज होंगे, पर्सनल अलाउंस कैसे यूज होगा, बेटा पेशेंस। अभी आपको टैक्स पढ़ते हुए 15 मिनट भी नहीं हुए, पेशेंस। 200 घंटे का कोर्स है, 200 आवर्स का कोर्स है, अभी 15 मिनट्स भी नहीं हुए। सब्र से सुनते जाओ। सर क्या सब कुछ कॉपी करना जरूरी है, नहीं है जरूरी, नहीं करो कॉपी, पीडीएफ फाइल अटैच है, प्रिंट कर लो, बस अपने हाथ से एनोटेशंस कर लेना, तुम्हें कोई एनोटेशंस करनी है। सिर्फ सुनो मेरी बात गौर से, और परेशान मत हो। ओके। बेटा नया सब्जेक्ट है ना, आप समझो आप जीरो से पहली बार टेक्स्ट पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ग्रिप आते आते। ओके। बेटा पर्सनल अलाउंस कितना है बेटा, पर्सनल अलाउंस की वैल्यू है 12,570। बेटा ये याद रखिएगा, ये सब कुछ आपको एग्जाम में गिवन होता है बेटा, टैक्स रेट शीट के अंदर आपको ये सारे रेट्स प्रोवाइडेड होते हैं, ये बैंक्स पर्सनल अलाउंस ये प्रोवाइडेड होता है। हाँ रिटर्न का फॉर्मेट आपको याद करके जाना होता है। अब याद क्या करना होता है, जब आप करते जाओगे तो खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाए, लेकिन ये जो पर्सनल अलाउंस है, ये जो टैक्स रेट्स हैं, ये सब आपको पेपर में प्रोवाइडेड हो। ओके।
बेटा मैं चाहूंगा कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे ना, क्लैरिटी आएगी, आपका दिमाग चलना शुरू होगा, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिर मैं एक एक चीज को दोबारा रिवाइज कराऊंगा। मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर। एम्प्लॉयमेंट इनकम 30,000, ट्रेडिंग इनकम 20,000 और प्रॉपर्टी इनकम 10,000। ओके, आइए सर। बेटा एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी तीनों ही नॉन सेविंग की कैटेगरी में है। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी तीनों ही नॉन सेविंग की कैटेगरी में है। सही। आइए जरा बेटा, हमने टैक्स रिटर्न बनाना शुरू किया। नॉन सेविंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है बेटा? बोलिए। 30,000। बेटा ट्रेडिंग इनकम कितनी है? ये एम्प्लॉयमेंट हो गई, ये एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गई। ट्रेडिंग इनकम कितनी है बेटा? 20,000। और प्रॉपर्टी इनकम कितनी है बेटा? 10,000। सही। कोई मुश्किल काम तो नहीं किया। ये तीनों इनकम्स नॉन सेविंग की कैटेगरी में आती हैं। बेटा तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो इस वैल्यू को बोलते हैं टोटल इनकम। 30, 20, 10, ये हो गए 60,000। डन हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं किया। बेटा पर्सनल अलाउंस, बेटा हर इंसान को अवेलेबल है 12,570 पाउंड। ये माफ हो गया आपके, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके बेटा, ये आ गया आपके पास टैक्सेबल इनकम। सर पर्सनल अलाउंस क्यों दिया जाता है बेटा? बेटा इसलिए दिया जाता है, कैसे समझने कि एक इनकम का अमाउंट हमारी बेसिक नीड्स के लिए है, तो उस इनकम पर वो कोई टैक्स नहीं ले रहा। बेटा 60,000 में से 12,570 लेस कीजिए बेटा, कैलकुलेटर्स निकाल लेते हैं। 60,000 माइनस 12,570, ये हो गया 47,430। डन हो गया बेटा। अब क्या लगाना है मुझे? टैक्स लगाना है बेटा। नॉन सेविंग इनकम 47,430। बेटा ये देख लो टैक्स का बैंड। बेटा कॉन्सेंट्रेट करो, इधर देखो। टैक्स का बैंड 37,700 तक क्या रेट है? 20% है। ये देखो इधर, देखो बेटा कैसे लगा रहा हूं। 37,700 तक क्या रेट है? 20%। लीजिए भाई, 37,700 तक 20%, 7,540। डन हो गया बेटा। 37,700 तक रेट क्या है? 20%। उसके बाद क्या मामला है बेटा? उसके बाद हम आ जाते हैं हायर रेट बैंड में, पर यहां रेट है 40%। आइए बेटा देखिए, हमारी इनकम है 47,430। बेटा कितना अमाउंट सेकंड बैंड में जा रहा है? डिफरेंस निकाल लीजिए बेटा। बेटा कितना अमाउंट सेकंड बैंड में जा रहा है? 37,700 लेस किया तो 9,730। बेटा 47,430 की मेरी इनकम थी, 37,700 पर 20% लग गया। बेटा बाकी बीच में बैलेंस बचा 9,730, इस पर लगा दीजिए 40% टैक्स। ये लीजिए बेटा 3,892। बेटा दोनों को ऐड कर लें बेटा, ये आ गया आपका टैक्स 11,1,432। बेटा क्या ये मुश्किल है? इसमें क्या मुश्किल किया मैंने? तीन इनकम्स थी, उन्हें उनके हेड में क्लासिफाई किया। तीन इनकम्स थी, उन्हें उनके हेड में क्लासिफाई किया। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी। टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम में से पर्सनल अलाउंस लेस कर लिए। पर्सनल अलाउंस की वैल्यू पेपर में गिवन होगी बेटा, और याद भी हो जाएगी, इतनी बार यूज होगी।
12,570, ये इनकम माफ हो गई, टैक्सेबल इनकम आ गई। शुरू के 37,700 पर 20% लग गया, जो बेसिक रेट बैंड है। ये रे बैंड बेटा, शुरू के 37,700 बेसिक रेट बैंड पर 20% टैक्स है। उसके बाद हायर रेट बैंड है 150,000 तक। तो बेटा कितना अमाउंट हायर रेट बैंड में जा रहा था, उस पर 40% लगा दो। बेटा बैंड्स है ना, पहला बैंड यूज हुआ, फिर दूसरा बैंड, फिर तीसरा बैंड। इसमें क्या मुश्किल है बेटा? मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बोली थी, टैक्स एक ऐसा पेपर है जो टेक्निकल नहीं है। टैक्स की नॉलेज, रूल बेस्ड नॉलेज सीख लो, पेपर हो जाएगा। रूल सीखे हुए उन्हें अप्लाई करना है, इसमें क्या बड़ी बात है? ये रिटर्न ऐसे ही बनेगा, पेपर में भी ऐसे ही बनना है, कोई नया रिटर्न थोड़ी बनेगा। एक इंसान की इनकम्स गिवन होंगी, हेड्स में क्लासिफाई करेंगे, रेट अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, खुद ब खुद चीजें दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हाथ रवा हो जाएगा, फ्लुएंट हो जाएगा, यानी खुद ब खुद स्टेप्स चल रहे हो। ओके सर, रिपीट करते हैं। देखिए बेटा, जब हम इंडिविजुअल्स यानी इंसानों के इनकम टैक्स रिटर्न पर बात करते हैं, बेटा टैक्स में एक इंसानों का टैक्स है, इंडिविजुअल्स का, ह्यूमन बींग्स का, और एक कंपनीज का टैक्स है, कॉरपोरेशन। हम पहले इंडिविजुअल्स पढ़ रहे हैं। बेटा जब हम इंडिविजुअल्स इंसानों के इनकम टैक्स पर बात करते हैं, तो इनकम्स को तीन हेड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हेड इज नॉन सेविंग इनकम, जो कि एक नॉर्मल इनकम का हेड है। सेकेंड इज सेविंग इनकम, जो कि इंटरेस्ट इनकम है। एंड द थर्ड हेड इज डिविडेंड इनकम, जो हमें कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है, यानी डिविडेंड मिल रहा है। बेटा इन तीनों हेड्स के टैक्स रेट अलग अलग है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। बेटा इनकम्स को उनके उनके हेड में पुट कर दिया, टोटल इनकम आ गई। पर्सनल अलाउंस लेस किया, टैक्सेबल इनकम आ गई। इसमें क्या बड़ी बात है? बेटा मॉडर्न वर्ल्ड में तो ये ऑटोमेटिक होता है, आप इनकम डालते जाओ, खुद ब खुद वो क्लासिफाई होती जा रही है। लेकिन जाहिर है हमें स्ट्रक्चर तो समझना है ना। बेटा टैक्स रेट्स 37,700 तक बेसिक रेट बैंड है, 150,000 तक हायर रेट बैंड है, एंड देन वी हैव एडिशनल रेट बैंड। पर्सनल अलाउंस है 12,570 पाउंड। इनकम्स को उनके हेड में क्लासिफाई, टोटल इनकम आ गई, पर्सनल अलाउंस डिडक्ट किया 12,570, टैक्सेबल इनकम आ गई, और फिर टैक्स रेट अप्लाई कर। बेटा मेरे हिसाब से इसमें जरा भी मुश्किल काम मैंने नहीं किया, कुछ भी टेक्निकल काम नहीं। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी तीनों नॉन सेविंग थी। टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस डिडक्ट किया, टैक्सेबल इनकम आ गई। शुरू के 37,700, जो हमारा बेसिक रेट बैंड है, 20% टैक्स लगा। फिर हायर रेट बैंड 40% टैक्स लगा है। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, आप लोग क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ते हैं, तो जब जब आपको समझ आ जाया करे तो ऐसे थम्स अप व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें कि सर हमें समझ आ रहा है। ओके, और पॉजिटिव फीडबैक टीचर को मोटिवेट करता है। ऐसे तारीफें करते रहा करें, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, इससे हमारा खून बढ़ता है, तो हम और दिल लगा के पढ़ाएंगे। ओके ना, आइए भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग रिकॉर्डिंग को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते। ओके, आइए जरा बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नाउ लेट्स रीड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा आप लोगों ने। मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर: एम्प्लॉयमेंट इनकम 50,000, प्रॉपर्टी इनकम 25,000, एंड ट्रेडिंग इनकम इज 5,000। बेटा तीनों इनकम्स नॉन सेविंग कैटेगरी की हैं। देख लें इधर बेटा, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड प्रॉपर्टी इनकम। कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है, कोई डिविडेंड इनकम नहीं है। ओके नाउ बेटा टैक्स रिटर्न बनाते, नॉन सेविंग इनकम हमारा हेड है,
एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है बेटा? एम्प्लॉयमेंट इनकम 50,000 नॉन सेविंग के हेड में चली गई। देन क्या है बेटा? प्रॉपर्टी इनकम कितनी है बेटा? 25,000। और फिर हमारे पास क्या है बेटा? ट्रेडिंग इनकम, ये कितनी है बेटा? 5,000। ओके बेटा, तीनों इनकम्स आ गई, एड अप कर लीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? टोटल इनकम कितनी? 80,000। बेटा क्या मैं कोई मुश्किल काम कर रहा हूं? इससे ज्यादा आसान और क्या होगा बेटा? एसीसी का फाइनल का पेपर है, इससे ज्यादा आसान अब और क्या होगा? पर्सनल अलाउंस कितनी बेटा? 12,570 पाउंड। पर्सनल अलाउंस लेस कर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम। बेटा टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जिस पर हमारा टैक्स अप्लाई होगा। चले मैं कैलकुलेटर पिक कर लेते हैं। 80,000 माइनस 12570, so it's 67,430। अब क्या करना है सर? टैक्स अप्लाई कर दें। बेटा नॉन सेविंग इनकम है 67,430। टैक्स रेट क्या है भाई? बेसिक रेट बैंड 37,700 पर 20%। बेटा बेसिक रेट बैंड 37,700 पर 20%, 7,540। बेटा फिर इसके बाद आ गया हायर रेट बैंड। वो वैसे तो 150,000 तक चलता है, लेकिन हमारी इनकम कितनी है बेटा? 67,430 है। तो गैप निकाल लेते हैं जो हायर रेट बैंड में जा रहा है, 29,730। देखिए बेटा 67,430 में से 37,700 टैक्स हो गए ना, तो 67,430 में से 37,700 लेस कर दें, तो जो बच गया वो हायर रेट बैंड में चला गया 40%। ये लीजिए 11,892। बेटा ये आ गया आपका टैक्स। 7,540 इसमें ऐड कर लीजिए, सो इट्स 19,432। बेटा इसमें क्या मुश्किल है? सिंपल, आपको इनकम्स गिवन है, आपने उन्हें रेलेवेंट हेड्स में क्लासिफाई करना है और टैक्स रेट अप्लाई करना है। ओके सो देखिए बेटा, जब हम इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स रिटर्न पर बात करते हैं, बेटा जब हम इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स रिटर्न पर बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि इंडिविजुअल्स जो भी इनकम कमा रहे हैं, जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, उसे हम तीन हेड्स में डिवाइड कर देते हैं, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड। बेटा तीन हेड्स में डिवाइड करने का रीजन क्या है? क्योंकि तीनों हेड्स के जो टैक्स रेट हैं वो अलग अलग हैं। नॉन सेविंग इनकम जो कि नॉर्मल इनकम्स हैं, उनके टैक्स रेट्स अलग हैं। सेविंग इनकम जो कि इंटरेस्ट इनकम है, उसका टैक्स रेट अलग है। एंड डिविडेंड इनकम जो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस मिलती हैं, उसका टैक्स रेट अलग है। बेटा तमाम इनकम्स को रेलेवेंट हेड्स में क्लासिफाई करती है। सर क्या हम इन इनकम्स की डिटेल पढ़ेंगे? जी बेटा एक एक हेड पर डिटेल्ड बात होगी, सबकी डिस्कशन हमारे कोर्स में है। टोटल इनकम पर आएंगे, पर्सनल अलाउंस इज 12,570। सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम से डिडक्ट होगा। बेटा टोटल पर्सनल अलाउंस 12,570, अगर हमारे पास नॉन सेविंग इनकम ना हो या इनसफिशियंट हो, तो फिर हम सेविंग इनकम से भी डिडक्ट कर सकते हैं, फिर हम डिविडेंड इनकम से भी डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटल 12,570। बेटा इसकी प्लानिंग और इसके इश्यूज पर भी आगे बात होगी, तो अभी परेशान मत होना। अभी जिस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेकर चल रहा हूं, आहिस्ता 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 हम एडवांस करेंगे। टैक्स रेट्स, बेसिक रेट बैंक 37,700 तक रेट 20% है, फिर 150,000 तक रेट 40% है,
150,000 से आगे रेट 45%। पर्सनल अलाउंस 12570 है। बेटा ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा। सर सेविंग इनकम का क्या होगा, डिविडेंड इनकम का क्या होगा, उनके बैंड्स का क्या होगा? बेटा भागो मत, पेशेंस, स्लो स्लो, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा। बस आप स्टेप बाय स्टेप चलो, जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं उस हिसाब से चलो। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपकी एक एक क्वेरी कवर्ड हो। कोई भी क्वेरी में रह जाए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आई एम अवेलेबल, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। ओके। तो बेटा तमाम इनकम्स को क्लासिफाई किया, टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस, टैक्सेबल इनकम आई, टैक्स रेट अप्लाई कर दी। 37,700 तक बेसिक रेट बैंड और फिर हायर रेट बैंड में आ गए। अगर इनकम 150,000 को क्रॉस करती तो एडिशनल रेट बैंड्स भी यूज होते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इनकम्स को क्लासिफाई किया, पर्सनल अलाउंस लेस किया, टैक्सेबल इनकम 37,700 पर 20% और फिर आगे 40% रेट लगा। क्लियर है ना? बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, जो टैक्स ईयर हमारा होता है, जब हम कहते हैं ना फॉर द ईयर एंडेड, तो हमारा जो टैक्स ईयर होता है जिसे हम फिस्कल ईयर भी बोलते हैं। तो बेटा जो हमारा टैक्स ईयर है यानी जो हमारा फिस्कल ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर नहीं होता, यानी हमारा कैलेंडर ईयर नहीं होता। बेटा फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को और एंड होता है 5 अप्रैल पर। बेटा यूके का जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को और एंड होता है 5 अप्रैल को। सही। सर अब ऐसा क्यों है? बेटा टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स ईयर की डेट्स बताई कि यूके का टैक्स ईयर ऐसे चलता है, हर कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे पाकिस्तान में 1 जुलाई से 30 जून होता है, कुछ कंट्रीज में सितंबर हो सकता है, कुछ कंट्रीज में जनवरी टू दिसंबर हो सकता है। तो हर कंट्री का अपना अपना टैक्स ईयर होता है। यूके का जो टैक्स ईयर है वो 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल है। हम जो टैक्स ईयर इस कोर्स स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं बेटा, वो शुरू होगा 6 अप्रैल 2022 से और कंप्लीट होगा 5 अप्रैल 2023 पर। 6 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है और कंप्लीट किधर होगा बेटा? 5 अप्रैल 2023 पर। इसे हम बोलते हैं 22-23 का फिस्कल ईयर। 22-23 का फिस्कल ईयर। बेटा ये फिस्कल ईयर आपका जो एग्जामिन होगा ना, ये जो एग्जाम इसमें कवर हो रहे हैं, ये एग्जाम इसमें कवर हो रहे हैं जून 23, सितंबर 23, यानी ये सारे एग्जाम्स इस फिस्कल ईयर के मुताबिक दिए जाएंगे। दिसंबर 23 एंड मार्च 24। अब बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फिस्कल ईयर तो अप्रैल में खत्म हो चुका है और हमारा एग्जाम ईयर जून में क्यों आ रहा है ये वाला? बेटा देखें, टैक्स ईयर हमेशा एक साल पीछे चलता है। यानी जो बच्चे जून 2023, जून 2023 में एग्जाम देंगे या सितंबर 23 में एग्जाम देंगे या दिसंबर 23 में एग्जाम देंगे या मार्च 2024 में एग्जाम देंगे, वो असल में 22-23 का टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सही। ये इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हम पुराना कोर्स तो नहीं पढ़ रहे। बेटा टैक्स हमेशा एक साल पीछे चलता है। तो हम जो अब एग्जाम देंगे जून में, सितंबर में, दिसंबर में, मार्च में, जो हम लोग एग्जाम देंगे वो हम रिटर्न फाइलिंग सीख रहे होंगे 6 अप्रैल 2022 से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक। यानी हम 22-23 का रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं। बेटा बेसिकली हर साल टैक्स रेट चेंज होते हैं, हर साल टैक्स रेट चेंज होते हैं। तो ये जो टैक्स रेट्स हैं ये हमारे इस फिस्कल ईयर के हैं। अच्छा, जिन्होंने पिछले फिस्कल ईयर का टैक्स पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा कि पिछले साल भी यही रेट थे। बेटा यूके की गवर्नमेंट ने इस साल टैक्स रेट्स में चेंजेस क्रिएट नहीं करी हैं। एक आध जगह रूल में चेंजेस करी हैं लेकिन ओवरऑल रेट्स को सेम रखा। नॉन सेविंग इनकम के जो रेट्स हैं वो सेम है, सेविंग इनकम के रेट्स भी सेम रखेंगे। सिर्फ डिविडेंड का जो टैक्स रेट है वो थोड़ा चेंज किया है। ओके।
तो बेटा देखें, हमने क्या बात करी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो इंडिविजुअल्स का है, इनकम को 3 हेड में क्लासिफाई किया गया: पर्सनल अलाउंस, टैक्स बैंड्स, ओके। और बेटा जो फिस्कल ईयर है यानी जो टैक्स ईयर है वो 6 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक चलता है। और हम जो एग्जाम देंगे उसमें हमारा फिस्कल ईयर होगा 6 अप्रैल 2022 से लेकर 5 अप्रैल 2023। यानी हम 22-23 का रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं, ओके। और ये आपके जो एग्जाम है एसीसी के, जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23 और मार्च 2024 तक ये रेट्स यूज होंगे। क्लियर है बेटा ना? सो बेटा कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, हमने बेसिक रिटर्न, अलाउंस, टैक्स रेट्स और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। अब हम बेटा एक छोटी सी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, एक इनकम के ऊपर हम बात शुरू करते हैं, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेटा देखिए हम एक एक करके हर इनकम को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे हम रीट बोलते हैं, रीट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनकम। देखिए बेटा ये हमने यहां पढ़ी थी, देखिए बेटा नॉन सेविंग के हेड में नजर आ रही थी, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनकम, रीट इनकम। अब ये क्या होती है बेटा, हम इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनेंगे तो बेटा बात समझ आए। बेटा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट असल में म्यूचुअल फंड्स हो। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं बेटा? म्यूचुअल फंड लोगों से पैसा रेस करता है, म्यूचुअल फंड लोगों से पैसे लेते हैं। और नॉर्मली तो म्यूचुअल फंड्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में। लेकिन जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है ये लोगों से पैसे रेस करके रियल स्टेट में इन्वेस्ट करता है, यानी प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। बेटा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लोगों से पैसे लेगा और प्रॉपर्टी मार्केट में, रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, रेंटल इनकम्स कमाएगा और कैपिटल गेन्स कमाएगा। जैसे ये अर्न करेगा तो ये अपने इन्वेस्टर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। दोबारा से सुन, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट इज अ म्यूचुअल फंड। ये क्या है बेटा? ये म्यूचुअल फंड है, यानी इसमें सब लोगों ने पैसा जमा किया। रीट इज अ म्यूचुअल फंड विच रेजेस इन्वेस्टमेंट, which raises investment from public। बेटा इसमें लोग पैसा लगाएंगे, which raises investment from public and then it invests in real estate market। बेटा रियल स्टेट मार्केट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी मार्केट। बेटा ये पैसा किस मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? रियल स्टेट मार्केट में, यानी प्रॉपर्टी की मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा, ओके। इट अर्न्स थ्रू रेंटल इनकम्स। बेटा इसके पास रेंटल इनकम्स आ रही होंगी। इट अर्न्स थ्रू रेंटल इनकम्स एंड कैपिटल गेन्स। बेटा इसके पास रेंटल इनकम्स आ रहे होंगे और कैपिटल गेन्स आ रहे होंगे। जाहिर है जब ये रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेगा तो रेंटल इनकम और कैपिटल गेन्स कमाएगा, ओके। इट डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स अर्निंग। बेटा जो ये पैसा कमाता है वो ये क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा इट्स अर्निंग्स टू इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, ओके। अब एक सवाल, सर लोग पैसा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्यों लगाएंगे? डायरेक्ट रियल स्टेट में, डायरेक्ट प्रॉपर्टी में खुद क्यों नहीं इन्वेस्ट कर लेते? तो देखो बेटा प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट्स महंगी होती हैं। बेटा प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट तो एक आपको सफिशिएंट कैपिटल चाहिए ना। अगर आपको एक लैंड लेना है, बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है तो आपको सफिशिएंट कैपिटल चाहिए। तो बेटा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करता है कि इसने लोगों से फंड रेज किया, इसके पास बहुत सा पैसा जमा हो गया और अब ये आगे रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो बेटा एक पूलिंग ऑफ फंड्स हो जाती है।
बेटा क्या हो जाती है, पूलिंग ऑफ फंड्स। इतने सारे लोगों का पैसा जमा हो गया, तो बेटा ये इजीली इन्वेस्ट करता है, और फिर बेटा इसे मैनेज भी एक्सपर्ट्स करते हैं। ओके, तो समझो बेटा, पीपल इन्वेस्ट इन रीट, लोग रीट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? पीपल इन्वेस्ट इन रीट बिकॉज, बेटा लोग रीट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं बेटा? तो इसकी सबसे पहली वजह यह है कि बेटा पूलिंग ऑफ फंड्स हो जाएंगे। बेटा इतने सारे लोगों का जब पैसा एक जगह जमा होगा, तो बेटा जाहिर है ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो सकेंगी। बेटा रिस्क इज रिड्यूस्ड। बेटा रिस्क क्यों रिड्यूस हो गया? बेटा अगर कहीं लॉस हुआ तो इतने सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बेटा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मल्टीपल प्रॉपर्टीज में एक साथ इन्वेस्ट करता है, तो बेटा हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाता है। और सबसे बढ़कर इट इज मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स। बेटा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, जो इस इंडस्ट्री के माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है बेटा? म्यूचुअल फंड्स है जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, और ये आगे पैसा रियल स्टेट में यानी प्रॉपर्टी मार्केट में लगाएंगे। ये आगे पैसा रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी मार्केट में लगाएंगे, वहां से रेंटल्स कमाएंगे, कैपिटल गेन्स कमाएंगे, और फिर अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं रीट में? क्योंकि फंड्स की पूलिंग हो रही है, इतने सारे लोगों का पैसा एक जगह जमा हो रहा है, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, रिस्क मैनेज हो रहा है। बेटा मैं अकेला एक प्रॉपर्टी में पैसे लगाऊंगा और वो प्रॉपर्टी गई, कोई भी लॉस हो गया, तो मेरे सारे पैसे फंस जाएंगे। फिर बेटा रीट के जो यूनिट्स होते हैं वो आप इजीली सेल कर सकते हो, ये ट्रेड हो रहे होते हैं। भाई मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट निकालनी, मैंने अपने यूनिट्स किसी और को बेच दिए, मैंने अपने शेयर्स जो यूनिट्स है वो किसी और को सेल कर दी। ओके, अब सर टैक्स इंप्लीकेशन क्या है? बेटा डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रीट, बेटा असल में तो रीट डिविडेंड्स बांट रहा है, लेकिन ये डिविडेंड्स डिविडेंड इनकम के हेड में नहीं जाएंगे। सुनिएगा, डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रीट आर टैक्स्ड एज नॉन सेविंग इनकम, आर टैक्स्ड एज नॉन सेविंग इनकम फॉर इन्वेस्टर्स। बच्चे ने कहा सर ऐसा क्यों, ये डिविडेंड इनकम के हेड में क्यों नहीं जा रहा? बेटा क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि रीट प्रॉपर्टी मार्केट से कमाता है, और बेटा प्रॉपर्टी इनकम इटसेल्फ एक नॉन सेविंग इनकम है। बेटा रीट क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट से कमाता है और प्रॉपर्टी इनकम इटसेल्फ एक नॉन सेविंग इनकम है, इसलिए रीट से भी जो इनकम आ रही है बेटा वो प्रॉपर्टी इनकम की तरह नॉन सेविंग के हेड में जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बेटा जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी मार्केट से कमा रहा है। बेटा प्रॉपर्टी इनकम क्योंकि इटसेल्फ नॉन सेविंग के हेड में जाती है, तो इसलिए रीट भी नॉन सेविंग के हेड में जाएगा। ये नॉर्मल डिविडेंड इनकम नहीं है, ऐसे समझ लो कि प्रॉपर्टी मार्केट से पैसा कमाया जा रहा है, क्योंकि रियल स्टेट इज प्रॉपर्टी इनकम, उधर से रेंटल्स और गेन्स कमाए जा रहे हैं। So dividends distributed are by REIT are taxed as non-saving income for investors. बेटा investors have to face 20% withholding tax. अब ये क्या होता है, ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। बेटा विद होल्डिंग टैक्स एक एडवांस टैक्स है। आप ऐसे समझ लो बेटा कि आपके पास जो रीट का डिविडेंड आएगा ना बेटा, उसमें से 20% टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ होगा, 20% टैक्स एडवांस कट गया होगा। विद होल्डिंग टैक्स यानी एडवांस टैक्स, आपको जैसे ही डिविडेंड मिला ना उसमें से 20% डिडक्ट होकर टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला गया। तो सर ये जो एडवांस टैक्स कट गया इसका क्या होगा? बेटा ये आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्टेबल होता है। बेटा विद होल्डिंग टैक्स एडवांस टैक्स है, ये आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्टेबल होता है। अब कैसे एडजस्ट होता है, क्या वर्किंग होती है? आप लोग परेशान होना शुरू हो गए होंगे। परेशान तो होना ही नहीं है बेटा, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे, क्लियर हो जाएगा। रिपीट करता हूं, फिर इलस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है बेटा?
रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो लोगों से फंड रेज कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड होता ही क्या है, जिसमें लोगों का पैसा आता है, लेकिन ये वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये वो पैसा रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेटा वहां से ये अर्न करते हैं रेंटल इनकम्स, किराए, जाहिर है जो रियल स्टेट लिया है उससे रेंटल्स आएंगे, और ये अर्न करते हैं कैपिटल गेन्स, जो प्रॉपर्टियां लिए जो उन पर गेन्स हो रहे हैं। बेटा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो भी अर्न करेगा वो अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जाहिर है अपनी एक मैनेजमेंट फीस डिडक्ट करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर लोग रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्यों पैसा लगाते हैं? बेटा पूलिंग ऑफ फंड्स हो गई, इतने सारे लोगों का पैसा एक जगह गैदर हो रहा है, तो जाहिर है रीट बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, दे कैन मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टर्स का रिस्क रिड्यूस हो रहा है। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, तो बेटा जब किसी भी चीज को एक्सपर्ट्स मैनेज करेंगे तो लॉस का चांस रिड्यूस हो जाता है। अब आई टैक्स रिलेटेड बात। बेटा रीट जब पैसा कमाता है और डिविडेंड बांटता है, अच्छा हमारे कोर्स में रीट की इंटरनल टैक्सेशन नहीं है कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खुद कैसे टैक्स पे करेगा, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हमारे कोर्स में ये कि रीट जब हमें डिविडेंड देगा तो उसका क्या होगा। बेटा जब रीट तुम्हें डिविडेंड देगा तो बेटा वो नॉन सेविंग इनकम के हेड पर जाएगा और उसमें से 20% विदहोल्ड हुआ होगा। अब विदहोल्ड का क्या मतलब है बेटा, आइए जरा बेटा एक एग्जाम्पल करके समझ। आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करना है, पेशेंस के साथ बात सुनोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। परेशान होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, बात समझ नहीं आएगी। आइए जरा, मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर। बेटा ट्रेडिंग इनकम है 52,000, पेंशन इनकम है 2,000, और रीट का डिविडेंड है 9,000। बेटा जब एग्जामिनर साइलेंट होता है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये नेट अमाउंट है। नेट अमाउंट का मतलब है इसमें से 20% विद होल्डिंग ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। बेटा उसने सिर्फ ये लिखा हुआ है ना कि डिविडेंड है, तो इधर एक अजम्पशन अप्लाई होती है कि ये नेट है, यानी इसमें से 20% विद होल्डिंग ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। बेटा अब हम इसे कैसे डील करेंगे, गौर से देखना। बेटा हमारे पास नॉन सेविंग इनकम में ट्रेडिंग इनकम है। बेटा ट्रेडिंग इनकम कितनी है, 52,000। फिर हमारे पास क्या है, पेंशन इनकम, ये भी नॉन सेविंग इनकम है 2,000। फिर हमारे पास है बेटा रीट। बेटा रीट का अमाउंट कितना अवेलेबल है, 9,000। बेटा सुनना मेरी बात गौर से, इसमें से 20% विदहोल्ड हुआ है, यानी 20% अमाउंट टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी जा चुका है। बेटा हम इसे सबसे पहले करेंगे ग्रॉस अप। बेटा जो विदहोल्ड हुआ है ना उसकी फाइनल एडजस्टमेंट लास्ट में मिल जाएगी। पहले टोटल अमाउंट तो निकालो कि असल में मेरी इनकम थी कितनी। बेटा इस 9,000 में से 20% ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है, तो ये 80% के बराबर हुआ ना बेटा। समझो बेटा, इस 9,000 में से 20% विदहोल्ड हुआ है, तो ये 80% के बराबर हुआ। 9,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो असल में हमारा जो रीट का अमाउंट था वो था 11,250। बेटा बात को समझो, सर जो मैंने 20% टैक्स पे किया उसका क्या होगा। बेटा वो मैं आपके फाइनल टैक्स में एडजस्ट करवा दूंगा, पहले टोटल टैक्स तो निकाल लो फिर एडजस्ट कर लेंगे। बेटा ये जो 9,000 अमाउंट है इसके साथ नहीं लिखा हुआ कि ग्रॉस है या नेट है, तो हम अज्यूम करेंगे कि नेट है और इसमें से 20% विदहोल्ड ऑलरेडी हुआ है, ऑलरेडी वो 20% डिडक्ट हुए में, तो हम इसे सबसे पहले ग्रॉस अप करेंगे। डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करके हमने इसे ग्रॉस अप किया। बेटा ये आ गया हमारे पास अमाउंट, टोटल इनकम 52,000 प्लस 2,000 प्लस 11,000, टोटल इनकम आ गई 65,250। बेटा इसमें से हम लेस करेंगे पर्सनल अलाउंस।
बेटा पेशेंस के साथ सुनिए, एक एक चीज रिपीट करूंगा। 12570। बेटा ये आ गई मेरे पास टैक्सेबल इनकम। बेटा ये आ गई मेरे पास टैक्सेबल इनकम। 65 टू 50 - 12570, तो ये आ गया 52680। बेटा ये टैक्सेबल इनकम आ गई। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे टैक्स। बेटा नॉन सेविंग इनकम कितनी है? 52680। शुरू के 37,700 पर 20% टैक्स अप्लाई कर दें। बेटा वही रूटीन काम, जो बेसिक रेट बैंड है 7540। फिर उसके बाद जो बच गया, बेटा जो बच गया वो चला जाएगा हायर रेट बैंड में 14980। बेटा इस पर अप्लाई कर दें 40%। ये लीजिए भाई, ये आ गया 5992। डन हो गया बेटा। बेटा इस वैल्यू को बोला जाता है टैक्स लाइबिलिटी। बेटा इस वैल्यू को बोला गया टैक्स लाइबिलिटी 13542। आ गई टैक्स लाइबिलिटी। बेटा अब जो तुम टैक्स एडवांस में दे चुके हो उसे यहां से डिडक्ट कर दो, जो तुम्हारा टैक्स क्रेडिट हो गया। जो तुम एडवांस टैक्स दे चुके हो वो तुम यहां से डिडक्ट कर दो बेटा, तो तुम्हारे पास रिमेनिंग टैक्स आ जाएगा जो तुमने आज पे करना है। सर मैंने कितना एडवांस टैक्स दिया था? बेटा ये 9000 का नेट अमाउंट था, इसे ग्रॉस अप करके तुमने 11,520 में बदला। बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस था वही एडवांस टैक्स था ना बेटा। 11,520 का या तो 20% ले लो, ग्रॉस अमाउंट का 20% विद होल्डिंग था, या फिर ये कर लो कि नेट और ग्रॉस का डिफरेंस ले लो बेटा। 11,520 ग्रॉस अमाउंट है और 9,000 इसका नेट अमाउंट था। तो बेटा कितना टैक्स आ गया बेटा बीच में? 2520। ये मैं एडवांस टैक्स दे चुका था, ये लेस कर दीजिए बेटा, तो ये तुम्हारे पास आ गया टैक्स पेबल 11022। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। बेटा आप ना भी बोलते तो भी करता रिपीट, ये तो मेरा शौक है। देखिए बेटा बहुत सिंपल सवाल। बेटा सबसे पहले आपके पास इनकम्स गिवन है। ट्रेडिंग इनकम 52,000 नॉन सेविंग, पेंशन इनकम नॉन सेविंग। बेटा देख लो ऊपर जाकर बेटा, बेटा पेंशन नॉन सेविंग के हेड में जाती है बेटा, सही। बेटा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेटा जब एग्जामिनर साइलेंट हो, वो हमें ना बताए कि भाई ये ग्रॉस है या नेट है, जब वो हमें ये ना बताए तो बेटा हम अज्यूम करते हैं कि ये अमाउंट नेट है। नेट का मतलब है कि इसमें से विद होल्ड ऑलरेडी हुई हुई है। बेटा नेट का मतलब है इसमें से विद होल्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बेटा नेट है 20% विद होल्ड हुआ हुआ है, ग्रॉस अप कर लें बेटा। भाई विद होल्ड हुआ हुआ है तो ग्रॉस अप कर लो, इसमें क्या मुश्किल है, क्या बड़ी बात है। बेटा 20% विद होल्ड हुआ हुआ है, तो 9,000 असल में 80% के बराबर है, क्योंकि 20% तो विद होल्ड हुआ हुआ है ना। क्रॉस कर लिया ताकि टोटल अमाउंट पर पहले टैक्स तो मालूम हो। बेटा ये ग्रॉस अमाउंट आ गया, इसको ऐड किया, टोटल इनकम पर्सनल अलाउंस टैक्सेबल इनकम आ गई। बेटा शुरू के 37,700 पर 20% और रिमेनिंग पर 40%, ये आ गई टैक्स लाइबिलिटी। बेटा एडवांस टैक्स कितना दिया था? सोचो, एडवांस टैक्स कितना दिया था? 9,000 नेट अमाउंट था, 11,520 ग्रॉस अमाउंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस असल में टैक्स था। इन दोनों का डिफरेंस लिया, उसे यहां से एडजस्ट कर दिया, पेबल आ गया। क्या मुश्किल है इसमें? सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, करते रहो करते रहो करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रवा हो जाओगे। जब करते 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 खुद ब खुद तुम कॉन्सेप्ट पर सॉलिड हो जाओगे।
सो बेटा व्हाट इज अ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? ये म्यूचुअल फंड है बेटा, जो लोगों से पैसा रेस करेंगे और आगे कहां लगाएंगे? रियल स्टेट मार्केट यानी प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अर्न करते हैं रेंटल इनकम से और कैपिटल गेन से। बेटा जब ये पैसा कमाते हैं तो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। बेटा इन्वेस्टर क्यों पैसा लगा रहा है? क्योंकि पूलिंग ऑफ फंड्स हो रही है, इतने सारे लोगों का पैसा एक जगह जमा हो रहा है, रिस्क रिड्यूस हो रहा है। बेटा क्योंकि पूलिंग ऑफ फंड्स हो गई, अगर कहीं लॉस होगा तो डिवाइड हो जाएगा सब में, और इसे एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। बेटा टैक्स पर्सपेक्टिव से जब रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्टर को डिविडेंड देगा, बेटा क्योंकि हम तो इंडिविजुअल इंसान की बात कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टर के लिए वो नॉन सेविंग इनकम है, क्योंकि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खुद रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी मार्केट से कमाता है। बेटा 20% विद होल्ड हुआ होता है। व्हाट इज विद होल्डिंग टैक्स बेटा? व्हाट इज विद होल्डिंग टैक्स? विद होल्डिंग टैक्स का मतलब होता है बेटा एडवांस टैक्स। बेटा ये क्या होता है? एडवांस टैक्स होता है। ये आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्टेबल होता है। बेटा आप समझ लो ये आपकी इनकम से एडवांस कट गया है, जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी होगी उसके अंदर से बेटा ये क्या है? एडजस्टेबल है। आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी से ये एडजस्टेबल होगा। तो बेटा इनकम्स को वही क्लासिफाई किया, ट्रेडिंग, पेंशन, रीट। रीट को ग्रॉस अप कर लिए, रीट को ग्रॉस अप कर लिए। टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस लेस किया, टैक्सेबल इनकम आ गई, और टैक्सेबल इनकम पर हमने टैक्स अप्लाई कर दी। बेटा कोई ऐसी वजह ही नहीं है कि चीज ना हो, मुश्किल कोई ऐसा रीजन ही नहीं है। देखिए मैं फिर आपको कहूंगा बेटा, ये मैं मानूंगा कि हो सकता है आपको चीजें नई लग रही हैं, तो बेटा नई लगेंगी ना, आप टैक्स पहली बार पढ़ रहे हो बेटा, जो स्किल मॉड्यूल का टैक्स आप पढ़ते हो तो आप भूल गए होते हो, तो बेटा यू हैव टू गिव सम टाइम, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी। बेटा मैं पूरे कोर्स में ऐसे 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, 300, 300। फिर टॉपिकल पास पेपर्स अलग हैं, रिवीजन पास पेपर्स दोबारा होते हैं, तो रिवाइज होते 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 बाय द एंड ऑफ द कोर्स ये चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। कि नींद में से कोई उठाएगा, बोला रीट का क्या करते हो, बोला 20% विदहोल्ड होता है, ग्रॉस करते हैं, नॉन सेविंग में डालते हैं, ऐसा हो जाएगा। बट प्रैक्टिस। ओके, आइए जरा एक और सवाल करते हैं बेटा, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। बेटा प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्लियर होता जाएगा। आप में से वो बच्चे चाहें कि वो प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग को पॉज किया बेटा, अब तो हम आपके कंट्रोल पे हैं। पॉज कर दोगे तो वहीं रुक जाएंगे, फिर रिवाइंड फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो पॉज करके खुद ट्राई करो सवाल, खुद से करोगे, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा, खुशी, प्राउड फीलिंग मिलेगी कि हाँ यार मैं खुद कर पा रहा हूं। आइए, मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर। बेटा ट्रेडिंग इनकम इज 14,000, पेंशन इनकम इज 25,000, रीट डिविडेंड इज 11,000। बेटा अगेन वो साइलेंट है यानी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये नेट है, और नेट का मतलब है कि इसमें से 20% विदहोल्ड हुआ हुआ है। बेटा नेट का मतलब होता है कि इसमें से 20% विदहोल्ड हुआ हुआ है। हमें इसे ग्रॉस अप करना होगा फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स। तो सर जो विदहोल्ड हुआ हुआ है उसका क्या होगा? बेटा वो फाइनल टैक्स में हम आपको एडजस्ट करा देंगे। बेटा वो आपके फाइनल टैक्स में एडजस्टेबल होता है। ओके बेटा, आइए जरा, बेटा हमने हेड्स बनाना शुरू किए। एक ही हेड है हमारे पास तो अभी, क्योंकि अभी हमने बाकी हेड पढ़े ही नहीं। इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड तो अभी मैं लाऊंगा सवालात में। ट्रेडिंग इनकम, बेटा कितनी है ट्रेडिंग इनकम? 14,000 नॉन सेविंग। फिर क्या है बेटा? पेंशन इनकम। कितनी है बेटा पेंशन इनकम? 25,000। ट्रेडिंग इनकम 14,000, पेंशन इनकम 25,000। फिर क्या है भाई? बेटा फिर है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट। 11,000 का डिविडेंड है, नेट है, तो ग्रॉस अप कर लेते हैं। बेटा 20% विदहोल्ड हुआ है, ग्रॉस अप कर लीजिए बेटा, डिवाइडेड बाय 80%, मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ग्रॉस अमाउंट हो गया 13,750।
सर ग्रॉस क्यों कर रहे हैं? बेटा पहले हम इसका टोटल टैक्स निकालेंगे, हम पहले ये तो मालूम करेंगे टोटल कहां खड़ा है, क्योंकि टोटल से आपके बैंड्स अफेक्ट हो रहे होते हैं। पहले इसका टोटल टैक्स निकलेगा, फिर जो एडवांस टैक्स कटा हुआ है जो विद होल्ड, वो आपको एडजस्ट करा देंगे। बेटा इसे 11,000 जो नजर आ रही है नेट है, असल में इसका डिविडेंड 13,750 था बेटा। टोटल इनकम कितनी हो गई बेटा? ये लीजिए भाई, टोटल इनकम 14,000, 25,000 और 13,750, 52,750। अब क्या करें सर? बेटा पर्सनल अलाउंस लेस कीजिए। कितना है भाई पर्सनल अलाउंस? 12,570। ये लीजिए सर, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? टैक्सेबल इनकम। ये हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम। 52,750 माइनस 12,570, 40,180। बेटा इस पर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। नॉन सेविंग इनकम 40,180। बेटा शुरू के 37,700 पर आप अप्लाई करोगे 20%। बेटा शुरू के 37,700 पर आप अप्लाई करोगे 20%, 7,540। बाकी कितना बच गया सर? बेटा अब दूसरा बैंड आ गया ना, हायर रेट बैंड। ये लीजिए भाई, 40,180 माइनस 37,700, 24,80। इस पर क्या अप्लाई होगा? 40%। ये लीजिए भाई 40%, 992। ये लीजिए भाई, ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? टैक्स लाइबिलिटी। ये हमारे पास आ गई टैक्स लाइबिलिटी। अब क्या करें सर? बेटा एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ होगा, जो रीड पर एडवांस टैक्स था वो एडजस्ट कर लें, तो जो बच गया वो पे कर दीजिएगा। ये आपका टैक्स पेएबल आ गया। सर कितना था एडवांस टैक्स? बेटा नेट अमाउंट 11,000 था, ग्रॉस होकर 13,750 हो गया। तो इन दोनों का गैप असल में वो एडवांस टैक्स था। डिवाइड बाई 80 इंटू 100 किया ना, तो जो 20% का गैप था, तो 2,750 बेटा दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ये आ गया आपका पेएबल। 8,532 माइनस 2,750, 5,782 का पेएबल है बेटा। ये जाकर सिंपली पे कर दीजिएगा आज। बेटा इसमें क्या मुश्किल है? नॉन सेविंग के हेड में इनकम, इसको क्लासिफाई क्या, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ नॉन सेविंग पढ़ा है। फिर जब सेविंग पढ़ेंगे तो उसका हेड भी बनेगा, डिविडेंड पढ़ेंगे तो उसका भी हेड बनेगा। इनकम का हेड बना दिया, हेड में इनकम क्लासिफाई हो गई। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नॉन सेविंग में जाता, 20% विद होल्डिंग है, तो ग्रॉस अप कर लो ताकि पहले उसका टोटल टैक्स निकल आए। ग्रॉस कर लिया, टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस लेस किया, टैक्सेबल इनकम। फिर 37,700 तक बेसिक रेट बैंड और ये हायर रेट बैंड। ऐड किया टैक्स लाइबिलिटी, जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ था, दोनों का डिफरेंस, टैक्स क्रेडिट पेबल। क्या मुश्किल है इसमें? ओके, विथ पेशेंस कॉन्सेंट्रेट, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। एक एक चीज बेटा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओके, सो देखिए बेटा, इंडिविजुअल्स के बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन हम पढ़ रहे हैं। बेटा इंडिविजुअल्स जो भी इनकम अर्न करते हैं उसे हम तीन हेड में डिवाइड करते हैं, नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड। क्योंकि बेटा तीनों हेड्स के टैक्स रेट्स डिफर करते हैं। नॉन सेविंग हमारी नॉर्मल इनकम का हेड है, नॉन सेविंग बेटा हमारी नॉर्मल इनकम का हेड है। सेविंग इनकम इज इंटरेस्ट इनकम, और डिविडेंड जो हमें कंपनी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। ओके, तमाम इनकम्स नॉन सेविंग की कैटेगरी में, सिवाय इंटरेस्ट और डिविडेंड के।
सर ये ट्रस्ट इनकम क्या होता है, ये तो दो दो में जा रहा है। बेटा पढ़ाऊंगा, ट्रस्ट की डिटेल पढ़ेंगे, ट्रस्ट के अपने मसाइल हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ट्रस्ट इनकम पर भी बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलो। ये मैंने आपको बस एक रिटर्न दिखाया है कि एक रिटर्न होता कैसा है। टैक्स रेट्स, बेसिक रेट बैंक 37,700 तक 20%, हायर रेट बैंक एंड देन एडिशनल रेट बैंक। पर्सनल अलाउंस 12570। बेटा टैक्स ईयर, यानी ये टैक्स ईयर होता है, इस बीच जो आप इनकम कमाते हो उस पर टैक्स लगता है, 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल। हम जो आज के दिन टैक्स रिटर्न पढ़ रहे हैं, जो आज के दिन हम टैक्स ईयर पढ़ रहे हैं, वो 6 अप्रैल 22 से 5 अप्रैल 2023 है, जिसे हम 22-23 का रिटर्न बोलते हैं। ओके सर, ये पढ़कर हम कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं? जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23 एंड मार्च 24। ओके, 22-23 का रिटर्न हम बनाना सीख। फिर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, इनकम को क्लासिफाई किया, पर्सनल अलाउंस लेस किया, टैक्सेबल इनकम आई टैक्स अप्लाई किया। क्या मुश्किल था इसमें बेटा? क्या मुश्किल पड़ा है? सिंपल। सिर्फ इनकम्स को ऐड करा है, पर्सनल अलाउंस टैक्स रेट शीट में पेपर में गिवन होगा, टैक्सेबल इनकम टैक्स अप्लाई कर दिए, बैंड्स का ख्याल रखना है। बेटा पेपर में एक टैक्स रेट शीट अवेलेबल होती है जिसमें अलाउंसेस, बैंड्स, ये सारी चीजें गिवन होती हैं। बैंड उधर से देख के अप्लाई कर लिया, वैसे तो याद हो जाएगा, आज ही याद हो गया होगा। फिर एक और क्वेश्चन किया, अगेन ऐड किया, टोटल इनकम आई, पर्सनल अलाउंस, टैक्सेबल इनकम 37,700 तक 20%, और जो बच गया उस पर 40%। सिंपल। बेटा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है? म्यूचुअल फंड है जो लोगों से पैसा रेस करके रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रेंटल इनकम्स और कैपिटल गेन्स के जरिए अर्न करते हैं, अपनी अर्निंग्स इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन्वेस्टर क्यों लगाता है रीट में पैसा? क्योंकि फंड्स की पूलिंग हो जाती है, फंड एक जगह जमा हो रहा है, रिस्क रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इतने सारे लोगों का पैसा एक जगह जमा हो रहा है और इसे एक्सपर्ट्स मैनेज कर रहे हैं। डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रीट आर टैक्स्ड एज नॉन सेविंग इनकम। इन्वेस्टर के लिए, इंडिविजुअल के लिए वो नॉन सेविंग इनकम है, डिविडेंड इनकम नहीं है। नॉन सेविंग इनकम क्यों है? क्योंकि रीट असल में प्रॉपर्टी मार्केट से कमा रहा है, रियल स्टेट से कमा रहा है। 20% विद होल्डिंग है यानी एडवांस टैक्स कटता है। एडवांस टैक्स को कैसे डील करना है? तो ये देख लिया कि इनकम को पहले ग्रॉस अप करें, जब एग्जामिनर साइलेंट है तो नेट, तो उसे ग्रॉस अप करें ताकि टोटल अमाउंट पर पहले टैक्स निकल जाए। ग्रॉस अप किया, वही ऐड पर्सनल अलाउंस, टैक्सेबल इनकम, बैंड्स के मुताबिक टैक्स लगा दो। टैक्स क्रेडिट, ये जो एडवांस टैक्स कटा हुआ, ये टैक्स क्रेडिट मिल गई, टैक्स पेबल आ गया। क्या मुश्किल है? 9,000 और 11,520 का गैप, वो 20% है ना, जो ग्रॉस अप हुआ है वही असल में टैक्स था। इसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 की, बेटा एक एक चीज को स्लो स्लो लेकर चल रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। आप लोगों को बस दो एडवाइस दूंगा थ्रू आउट द कोर्स, पेशेंस, सब्र के साथ सुनते जाओ, खुद ब खुद क्लियर होगा, प्रैक्टिस, खुद ब खुद क्लैरिटी आती जाएगी। देखो बेटा, आप एक नई दुनिया में एंटर हो रहे हो, टैक्स एक नया वर्ल्ड है आपके लिए। स्किल्स मॉड्यूल का टैक्स आप लोग भूले हुए होते हो, तो आप लोगों को बेसिक से लेकर मैंने चलना होता है, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। आप समझो समझो एक अकाउंटिंग का बच्चा है, उसको बेसिक डबल एंट्री बनाना सिखा रहा हूं, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच लेकर चलना है। तो स्लो स्लो पढ़ेंगे, हर क्लास में नया कॉन्सेप्ट ऐड होता जाएगा, प्रैक्टिस करते जाएंगे, फिर नया कॉन्सेप्ट ऐड होगा, फिर प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऐसे आहिस्ता 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 कॉन्सेप्ट बिल्टअप होता जाएगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे, खुद ब खुद आपको चीजें याद हो जाएंगी। ओके, फिर भी कोई क्वेरी हो तो बेटा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा, मैंने प्रीवियस क्लास में ही दिया था, आप लोग मुझे मैसेज करें बेटा, मैं आपको गाइड कर दूंगा और हेल्प आउट कर दूंगा। ओके, सो बेटा आज की डिस्कशन को हम यहाँ रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसे रिवाइज करेंगे और फिर फर्दर हेड्स ऑफ इनकम ऐड करते जाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट क्लास में डिविडेंड इनकम और ट्रस्ट इनकम पर बात करेंगे।
ओके बेटा, स्टार्ट है तो स्लो 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 करके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, ताकि आपका एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हाँ मैं कर सकता हूं। ओके, कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी। ओके, थैंक यू एवरीवन।